चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन को। आज सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल में भगवा शंखनाद की करते हैं। देखिए कैसे बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इतिहास है। पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो उसके शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी ने मेगा तैयारी कर रखी थी। और सुन रहे हैं आप बैकग्राउंड में शोर, सुनवाएंगे आगे डिटेल में। लेकिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड तक पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो भी किया। सुनिए ये शोर। देखिए 20 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री भी शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे। योगी से लेकर देवेंद्र फडणवीस और मोहन यादव से लेकर भजनलाल शर्मा तक कोलकाता पहुंचे। ये तस्वीरें इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री का भी अलग अंदाज देखने को मिला है। उन्होंने बंगाल की जनता और खासकर महिला शक्ति को घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया, नमन किया, क्योंकि पार्टी को बंगाल के लोगों ने बम्पर सीटें देकर सत्ता सौंपी है। ये देखिए तस्वीर। माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री। तो जीत जबरदस्ती तो शपथ ग्रहण भी शानदार होना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक अब बंगाल में सनातन का शंखनाद हो रहा है। कई नेता कह रहे हैं कि अब बंगाल आजाद हो चुका है। ये भीड़ और ये शोर और ये शंखनाद। देखिए शपथ ग्रहण होने से पहले ही पश्चिम बंगाल में भगवा मिठाइयां तैयार हो गई थीं और जिन पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल था। और इससे पहले चुनाव में सभी पार्टियों के चिन्ह दिख रहे थे, मगर अब सिर्फ बीजेपी का कमल ही छाया हुआ है। देखिए तस्वीर। कहीं रसगुल्ला है, कहीं संदेश है, और ये देखिए हर एक मिठाई पर कमल का फूल खिल चुका है। तो उधर मिठाई तैयार थी तो इधर शपथ से पहले शुभेंदु अधिकारी के लिए पूजा पाठ हवन हो रहा था। सिलीगुड़ी में समर्थकों ने मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए पूरे बंगाल में जगह जगह शपथ ग्रहण को लेकर खुशी थी। लोग नारेबाजी कर रहे थे क्योंकि आज महान कवि, लेखक और बंगाल के पुनर्जागरण के प्रणेता माने जाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी थी। इसी दिन को शपथ के लिए चुना गया तो मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें। उसके बाद ये देखिए शोर, मोदी मोदी। उसके बाद वो मौका भी आया जिसका भारतीय जनता पार्टी को करीब 8 दशक से इंतजार था। जी, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। ये देखिए। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। देखिए शपथ की प्रक्रिया पूरी करते सीएम शुभेंदु सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया। शुभेंदु ने पीएम मोदी को भरोसा जताने के लिए आभार प्रकट किया और पीठ थपथपाकर प्रधानमंत्री ने अपना आशीर्वाद दिया। ये देखिए तस्वीर।
ये तो संदेश भी बहुत छुपा हुआ है और ये बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं आप, एक बार फिर से देख लीजिए और शोर सुनिए उसके बाद से, जैसे प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपाया। तो देखिए, जैसे ही बंगाल के नए अधिकारी यानी शुभेंदु अधिकारी उन्होंने शपथ ली, उधर उनके गृह जिले मेदिनीपुर में जश्न का माहौल हो गया, शुरू हो गया जश्न और कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर ये खुशी मनाई है। ये देखिए, और इतना ही नहीं, शुभेंदु के इलाके कांथी में भी समर्थकों ने लोगों को भगवा शरबत बांटकर खुशी प्रकट की। ये देखिए, तो पश्चिम बंगाल में अब से शुभेंदु सरकार, कैसे उन्होंने इतिहास रच दिया, शपथ लेते मुख्यमंत्री बनते। देखिए, पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी सरकार में पहले सीएम बने शुभेंदु अधिकारी। शपथ ग्रहण में मोदी, अमित शाह से लेकर 20 से ज्यादा मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा थी 57 साल के नए सीएम शुभेंदु की। जो शुभेंदु अधिकारी कभी ममता के सबसे खास करीबी और जीत के सूत्रधार माने जाते थे, 6 साल में ममता की सबसे बड़ी चुनौती और हार की वजह बन गए। दो बार 2021 में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया और इस बार भवानीपुर से। बीजेपी को 3 सीट से 207 तक पहुंचाने और सत्ता दिलाने में उनका बड़ा अहम किरदार, बड़ा रोल। बूथ स्तर से लेकर संगठन मजबूत करने में सबसे कड़ी मेहनत की शुभेंदु अधिकारी ने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीती तो पश्चिम बंगाल में लोग कहने लगे शुभेंदु ही हैं मुख्यमंत्री के अधिकारी। और जैसे ही कोलकाता में बांग्ला में शुभेंदु ने सीएम पद की शपथ ली, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से नंदीग्राम तक जश्न शुरू हो गया, जश्न मनने लगा। मेदिनीपुर में शुभेंदु जन्मे, सियासत का पहला कदम यहीं से उन्होंने बढ़ाया। 31 साल पहले नगर पालिका का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के पार्षद बने और 1958 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई तो शुभेंदु भी टीएमसी में आ गए और मेदिनीपुर के कांथी से विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता। 2007 के नंदीग्राम आंदोलन की अगुवाई की, लेफ्ट के खिलाफ हवा तैयार की और फिर कहते हैं कि ममता को सत्ता तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ शुभेंदु अधिकारी का ही था। और 18 साल तक टीएमसी में रहकर जीतने भी चुनाव लड़े, करीब सब में वो जीते। लेकिन 2020 में ममता और टीएमसी छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो गए और यहीं से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने की जमीन मजबूत हो गई, तैयार हो गई। जो शुभेंदु अधिकारी पिछले 5 साल से बंगाल में विपक्ष के नेता थे, उन्हें सीएम के तौर पर पश्चिम बंगाल के पौष इलाके में बड़ा बंगला अब मिलेगा। मुख्यमंत्री के तौर पर हर महीने 2,10,000 की सैलरी मिलेगी। सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शुभेंदु को एक लग्जरी गाड़ी मिलेगी। ये सब कुछ और अब तो पश्चिम बंगाल की कमान ही शुभेंदु अधिकारी के हाथ में। तो देखिए, सीएम बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा और फडणवीस क्यों इस भरोसे और विकास की सरकार कह रहे हैं, वो भी सुनवाते, सुनिए जरा दोनों। ऐतिहासिक शपथ ग्रहण हुआ है। कम से कम 2.5 लाख 3 लाख जनता ने आज ब्रिगेड परेड मैदान में उपस्थित होकर भाजपा का सरकार को आशीर्वाद किया और भाजपा का जो विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित हुआ है, वो विचारधारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। आज ये भारत का हिस्सा नहीं बनता, हमारी इस्लामिक कंट्री में रहना पड़ता। इसलिए जो बंगाल का फॉर्मेशन किया है, बंगाल को जिन्होंने तैयार किया है, आज मुख्यमंत्री बनने का बाद उसका घर आकर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये तो प्राथमिकता है। ये जो पश्चिम बंगाल है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका पश्चिम बंगाल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका ये पश्चिम बंगाल है। ये न केवल भाजपा की जीत है, बल्कि ये भारत की जीत है, क्योंकि भारत की सुरक्षा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल एक बहुत अहम राज्य है, भारत के विकास की दृष्टि से बहुत अहम राज्य है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और पश्चिम बंगाल की जनता को, सभी को उम्मीद है कि अब बंगाल एक नई गति के साथ आगे बढ़ेगा। अब देखिए, शपथ ग्रहण समारोह चूंकि भव्य था, मौका बहुत खास था, बहुत बड़ा था, तो समारोह में शामिल वाले नेता भी बहुत बड़े थे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई बड़े दिग्गजों ने शपथ ग्रहण में शिरकत की, जिसकी तस्वीर आप देखिए। उत्तर प्रदेश वाले दोनों डेप्यूटी सीएम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ओपी राजभर भी। देखिए, शपथ ग्रहण में आए नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत भी बंगाल संस्कृति के मुताबिक हुआ। समारोह स्थल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सांस्कृतिक आयोजन किए गए थे। ऐतिहासिक है ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड। देखिए, इस भव्य और शानदार स्वागत के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज एक साथ मंच पर नजर आए। इनमें अध्यक्ष नितिन नवीन, अमित शाह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। ये तस्वीर श्री अमित शाह আমাদের মধ্যে আছেন, রাজনাথ সিং জি रक्षा मंत्री। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद शुभेंदु इन सभी नेताओं से मंच पर मिले और शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आभार प्रकट करते नजर आए। और अब देखिए, पश्चिम बंगाल के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी देश के 20 से ज्यादा राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है। अब जरा देखिए कैसे देश का नक्शा भगवा हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, 22 जगहों पर बीजेपी एनडीए की सरकार है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, नजर डालिए जल्दी से। ऊपर से शुरू करिए। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये नया नवेला है। ओडिशा, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, असम, सिक्किम, बिहार, और इस तरह से हो गए 22 जगहों पर बीजेपी और एनडीए की सरकार। ये वो राज्य हैं जहां भगवा लहरा रहा है, यानी कि जहां पे बीजेपी की सरकार है या फिर एनडीए का गठबंधन, उन्हीं की सरकार। ये पूरी आपने स्टेट देख ली, इसलिए ये नक्शा आपको हम दिखा रहे हैं। वो देख रहे हैं आप हर एक कलर से भी, बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस, जेएमएम, टीवी के आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जहां पर कांग्रेस और जेएमएम है या फिर टीवी के, तो अभी अभी एंट्री मारी है और कल विजय शपथ ले सकते हैं। वो आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। वो कलर देखिए, आम आदमी पार्टी, एक ही तो है आम आदमी पार्टी की, और जेएमएम झारखंड में है। कांग्रेस की बात करें तो वो आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, हिमाचल में है वहां पर। और इसके साथ आप इधर तेलंगाना में देख रहे हैं, कर्नाटक, वो ये सब आप देख रहे हैं। सारा कुछ इसमें हमने रख दिया। इस बीच अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता शपथ ग्रहण में तो शामिल हुए, लेकिन शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। और इसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भारत सेवा आश्रम संघ पहुंचे और इसकी तस्वीरें ये पूजा अर्चना करते नजर आए। तो शुभेंदु अधिकारी ने आज ही अपनी टीम में 5 मंत्रियों को शामिल भी कर लिया पहले दिन, जिन्होंने सीएम के बाद मंच से शपथ लिए, जिसकी तस्वीरें देखिए। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে
আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। শপথ করিতে। अब एक एक करके जान लीजिए। आपको बता देते हैं कि आखिर शुभेंदु अधिकारी के ये 5 सेनापति कौन कौन हैं। तो सबसे पहला नाम, सबसे पहले शपथ लिया मुख्यमंत्री के बाद दिलीप घोष। दिलीप घोष इसमें शामिल हैं। दिलीप घोष बंगाल में संघ और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है। 1984 में संघ से जुड़े और कई साल बतौर प्रभारी उन्होंने काम किया। 2014 में बीजेपी में आए और अगले साल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 2019 चुनाव में मेदिनीपुर सीट से लोकसभा सांसद बने। खड़गपुर सदर से दूसरी बार विधायक और अब मंत्री बन गए हैं दिलीप घोष। 62 साल के हैं दिलीप घोष और दिलीप घोष ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। इसके बाद बारी आती है अग्निमित्रा पॉल की। हमारे दाहिने अग्निमित्रा पॉल बंगाल बीजेपी की फायर ब्रांड महिला नेता मानी जाती हैं। आसनसोल में जन्मी अग्निमित्रा पहले फैशन डिजाइनर थी। सियासत में आने के बाद आसनसोल से 2021 में विधायक बनी। 2022 में बंगाल बीजेपी ने उन्हें महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। हालांकि इसी साल वो आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव हार गए, लेकिन दोबारा विधानसभा चुनाव जीतकर अब मंत्री बन गई हैं। अब निशित प्रमाणिक ग्रेजुएट हैं जो 2019 में टीएमसी से बीजेपी में आए। इसी साल कूच बिहार सीट से लोकसभा चुनाव जीता। फिर 2021 में मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री बनाए गए। 2024 चुनाव हारे तो मथाभंगा सीट से विधायक और मंत्री बने। अब अशोक कीर्तनिया इनकी भी चर्चा है। पेशे से कारोबारी हैं अशोक कीर्तनिया। मतुआ समुदाय से आते हैं। मतुआ समुदाय बंगाल की करीब 40 सीटों पर असर रखते हैं, इसलिए बनगांव सीट से विधायक कीर्तनिया को मंत्री बनाया गया है। 52 साल के कीर्तनिया ने ग्रेजुएशन तक शिक्षा हासिल की हुई है। और उसके बाद क्षुदीराम टुडू पिछले साल ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और कमाल की बात देखिए, संयोग पिछले साल बीजेपी में शामिल हुए हैं और 2026 चुनाव में रानी बांध सीट से विधायक बन गए। पेशे से शिक्षक रहे। टुडू ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर चुके हैं। वो आदिवासी इलाकों में संगठन के साथ सक्रिय हैं और अब तो मंत्री हैं। तो बंगाल में कितना बदलाव होगा और उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है, आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी के नए मंत्री और अध्यक्ष। बंगाल को मिला, पश्चिम बंगाल को, बंगाली लोग को बंगाल मिला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए। नहीं तो आज तो हम लोग बांग्लादेश में रहते थे। और ममता बनर्जी जमात और मुस्लिम अपीसमेंट करके इसको बांग्लादेश की तरह करना चाह रहे ये पश्चिम बंगाल को। तो ये हम लोग का ये है कि आशीर्वाद है कि पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश नहीं हुआ, उसके पहले ही हम लोग इसको बचा लिए। लाखों बीजेपी कार्यकर्ता था जो आज इस दिन को देख नहीं पाए जो गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा का सरकार बनेगा और श्यामा प्रसाद की धरती पर श्यामा प्रसाद का सरकार आज बनने। ऐसा सरकार तो बिहार उत्तर प्रदेश में भी नहीं चला। ये महाजंगल राज को उखाड़कर पश्चिम बंगाल की जनता ने फेंक दिया। ये लोकतंत्र की विजय है। और सबसे बड़ा बात है लोकतंत्र में किसी स्पर्धा, किसी एरोगेंस का कोई जगह नहीं है। अब लोकतंत्र में जनता जीती। 75 साल की तपस्या के बाद आज सरकार आई है, जनता खुश है। तो सभी चेहरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए प्रसन्नचित्त मुद्रा में। देखिए, बीजेपी बंगाल में कीर्तिमान रचकर सत्ता भी आई है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके पीछे बरसों की कड़ी मेहनत और जनता का भरोसा है। और इसलिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने घुटनों पर बैठकर इस जनता को नमन किया। ये देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी संगठन इतना मजबूत कैसे है, उसे समझने के लिए ये तस्वीर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये तस्वीर, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के पैर भी छुए प्रधानमंत्री ने और फिर उन्हें गले लगा लिया। माखनलाल सरकार इनका नाम है और माखनलाल सरकार वो कार्यकर्ता हैं जो 1980 से बीजेपी में हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भी इन्होंने काम किया और अब बीजेपी की सरकार बनाने में भी अहम योगदान इन्होंने दिया है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল এবং তার সেই যাত্রার যিনি সহযোগী ছিলেন সেই
देखिए, पिछले कई सालों में पश्चिम बंगाल में हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी गंवाई है। बीजेपी ने ऐसे कार्यकर्ताओं की याद में कोलकाता में खास स्मारक भी तैयार करवाया है और जिन जिन लोगों की हत्या हुई या जिंदगी गंवाई उन्होंने, ये उनकी सूची है, ये लिस्ट है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई इस ऐतिहासिक मौके पर। तो बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना, तो उसके लिए गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी पूजा, हवन और जश्न में डूबी हुई है। वाराणसी में भी शुभेंदु अधिकारी के लिए गंगा नदी में खास पूजा की गई, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंडवत हो गए। पीएम मोदी का यह अंदाज जिसने भी देखा वो हैरान रह गया और कोलकाता में मंच पर बैठे अमित शाह और योगी तक हैरान थे। शुभेंदु की शपथ में आए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जनता की ओर हाथ हिलाया और फिर मंच से ही दंडवत होकर बंगाल की जनता को प्रणाम किया। राम मंदिर और संसद में सेंगोल के सामने मोदी दंडवत हुए थे, लेकिन किसी सियासी मंच पर पीएम मोदी की ऐसी तस्वीर आज तक नहीं देखी गई। जानकार मानते हैं कि बीजेपी का बंगाल में पहली बार जीतना भावुक पल है, खास है, बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक है। इसलिए पीएम मोदी ने भावुक होकर जनता को सम्मान में दंडवत प्रणाम किया। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीजेपी के जनक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था। जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीजेपी खड़ी की वो उनके ही राज्य में हाशिए पर थी, लेकिन पीएम मोदी अमित शाह ने 2014 के बाद बंगाल में पहले बीजेपी को मजबूत किया और फिर बंगाल में कमल खिलाने और सरकार बनाने का सपना आज पूरा कर लिया। शपथ ग्रहण से पहले मोदी ने मंच पर एक कार्यकर्ता के पैर भी छुए। पीएम मोदी ने जिनके पैर छुए वो 98 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माखनलाल हैं। माखनलाल सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम किया है। 1952 में माखनलाल को भी कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया था, जब वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में तिरंगा फहराने गए हुए थे। 1980 में बीजेपी बनी तो दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में समन्वयक थे वो और साल भर के अंदर 10,000 सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम कर दिया इन्होंने, माखनलाल सरकार ने। मतलब बीजेपी के बनने से पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के ये साक्षी हैं। बंगाल में मोदी ने जिस बीजेपी कार्यकर्ता के पैर छुए, उनका परिवार क्या कह रहा है इस खास मौके को लेकर, वो भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा। बहुत खुश हुआ था हमारा पति इतना सम्मान पाया था प्रधानमंत्री से। हाँ, प्रधानमंत्री से खूब खुश है हम। आंख में पानी आ गया, अच्छा लगा बहुत। देश का प्रधानमंत्री और उन लोगों का पार्टी पिताजी को नहीं भूला। पिताजी की भी बहुत सुकून लगा, अच्छा लगा पिताजी को भी। पार्टी के लिए बहुत कुछ किया पापा, उन्हें जान दे दिया पापा पार्टी के लिए। आज जब बीजेपी सरकार गठन किया तो हम लोग को ऐसा लगा मेरा पापा का जो पापा पार्टी के लिए कष्ट किया, आज पापा का सफल हो गया सब कुछ। चलिए कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक लम्हा, ऐतिहासिक मौका और ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिन पर नजर पड़ी। देखिए, बंगाल से लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है कि क्या शुभेंदु बंगाल के योगी होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले वो योगी से मिले तो योगी ने अपना पट्टा शुभेंदु को पहना दिया। तो क्या शुभेंदु योगी की तरह अब एक्शन भी लेंगे? ये तस्वीर देखिए। ये भगवा पट्टा। देखिए, बंगाल में बीजेपी का सीएम बना तो यूपी में मोदी योगी के पोस्टर लग गए और कार्यकर्ता गजब के उत्साह में हैं इस वक्त और दावा कर रहे हैं कि 2027 में यूपी में बीजेपी जीत की हैट्रिक पूरा करेगी। तो वही हम चर्चा कर रहे थे कि क्या अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल के योगी बनेंगे। देखिए, शुभेंदु अधिकारी को लेकर कयास है कि वो योगी मॉडल अपनाएंगे। जैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी में माफियाओं को खत्म किया, बुलडोजर चलाया, तो आज शुभेंदु जब शपथ ले रहे थे तो मंच पर योगी भी मौजूद थे और शुभेंदु ने योगी की तरह ही भगवा कुर्ते में शपथ ली है।
आपने भी देखा। और शपथ के बाद योगी आदित्यनाथ ने भगवा पटका पहनाकर उन्हें बधाई दी और तालियां बजी जबरदस्त। और शुभेंदु अधिकारी भी योगी के कामकाज की तारीफ कर चुके हैं कई बार, यहां तक कि उन्होंने बंगाल में योगी मॉडल की जरूरत भी बता रखी है। उनके भाई देवेंदु अधिकारी ने भी योगी जैसे काम करने का ऐलान किया हुआ है। और हालांकि शुभेंदु की छवि योगी जैसे ही आक्रामक नेता की है, ये दुनिया जानती है, बंगाल की जनता जानती है, जो हिंदुत्व, गोरक्षा और धार्मिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। योगी भी 2017 में जब मुख्यमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे। यूपी में अपराध माफिया, भ्रष्टाचार हटाना और गोरक्षा करने की जिम्मेदारी। ऐसे ही शुभेंदु के सामने पश्चिम बंगाल से गुंडे माफिया पर लगाम लगाना, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना, अवैध घुसपैठ रोकना और कट मनी कल्चर खत्म करने की चुनौती है। खासकर जैसे योगी राज में कानून व्यवस्था का मुद्दा इस वक्त हावी है, वैसे ही शुभेंदु को अपराध और खासकर महिला अपराध रोकना होगा। ये एक बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए बीजेपी ने दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाने का ऐलान किया था। ये एक विशेष पुलिस दस्ता होगा जो महिला सुरक्षा के लिए समर्पित रहेगा। योगी अतिक्रमण, कब्जा और माफिया को रोकने के लिए बुलडोजर चलाते हैं उत्तर प्रदेश में, और हो सकता है कि शुभेंदु भी कई मुद्दों पर योगी मॉडल में सरकार चलाते हुए नजर आए पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल में क्या शुभेंदु योगी मॉडल लागू करेंगे? अब सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं शुभेंदु के भाई और बंगाल की जनता। टिट फॉर टैट जो होता है ना, यूपी में योगी जी जो किया है, बंगाल पर भी हम लोग करेंगे ये पक्का करेंगे। योगी जी को देखकर भी हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, वो ऊर्जा बंगाल में आएगा। योगी जी चुनाव का रैली में आके बोल के भी किया है, और माननीय प्रधानमंत्री के भी गलत शब्द उसने कहता है। माननीय प्रधानमंत्री जो बोलना है उनका इशारा ही काफ़ी है। तो हमारा बहन का प्रति कोई कुछ करेगा, हम उनको छोड़ देंगे, उसको खुला हम रास्ते में घूमने देंगे? घूमने नहीं देंगे। तो सरकार जब बन जाती है तो एक्शन की भी बारी होती है जी। तो अब सरकार बन गई तो एक्शन क्या, आइए देखते हैं। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही एक्शन भी शुरू हो चुका है। बंगाल पुलिस ने उन 4 टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्त में लिया है। ये तस्वीर देख लीजिए पहले, जिन पर बीजेपी कार्यकर्ता के घर में आग लगाने का आरोप थे। ये 4 आरोप, 4 आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर को आग लगाने का। अब आइए बंगाल के लोगों को सुनवाते हैं कि शुभेंदु क्या ऐसे ही योगी स्टाइल में ताबड़तोड़ एक्शन लेते रहेंगे। सुनिए क्या कह रही है पश्चिम बंगाल की जनता। बुलडोजर बाबा को जैसे हम लोग पहचानते हैं, उसी हिसाब से शुभेंदु अधिकारी को भी हम लोग बंगाल का आदमी उसी हिसाब से देखना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत दुर्नीति और बहुत यहाँ पे राजनीति चलता है, जो बंगाल को एकदम खोखला बना दिया था। तो इसीलिए योगी मॉडल बनना चाहिए। हर स्टेट में योगी मॉडल बनना पड़ेगा, तब आदमी लोग का, हमारा साधारण लोग को उपकार होगा। योगी जी तो रोल मॉडल है, उत्तर प्रदेश के नहीं है। जहाँ भी आप जाइएगा, राजस्थान चले जाइए, आप उत्तराखंड चले जाइए, बुलडोजर तो सब जगह चल रहा है। तो मुझे लगता है इधर भी बंगाल में भी वही चलेगा। योगी से भी, योगी का जो मॉडल है उससे भी अच्छा मॉडल लाना पड़ेगा, खतरनाक मॉडल लाना पड़ेगा। शुद्ध अंतःकरण से जो उसका जो हाल है वो करना पड़ेगा। 15 साल के उसके आगे जो 30 साल जो हम लोगों को जो सहे है, तो आशा है कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। योगी सरकार का जो आइन चलता है उधर यूपी में, इधर चलना चाहिए जरूर। वो मॉडल चलेगा इधर, ठीक है। ये गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ गया था इधर, तो वो मॉडल जब आ जाएगा तब अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखिए, सरकार बनते ही सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू है। अभिषेक बनर्जी सांसद टीएमसी से, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है जब चुनावी संस्थाओं लोगों में भरोसा जगाएं। लेकिन जिस तरह 30 लाख असली वोटर्स हटा दिए गए, उससे सवाल खड़ा होता है कि क्या यह असली जनादेश है। उधर शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं ममता जी ने बंगाल में जो योजनाएं रोक रखी थी वो सब लागू होंगी। सही मायनों में बंगाल आजाद हुआ है। सुरक्षित और विकसित बंगाल देश के लिए बहुत जरूरी है। उधर अखिलेश यादव सांसद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, बंगाल में जो हुआ उस पर नजर रखी जाए। दीदी बीजेपी की नजरों में हमेशा खटकती थी, इसलिए एसआईआर के बहाने वोट काटने का खेल हुआ। और केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, वो कह रहे बंगाल में टीएमसी का कार्यकाल काली रात की तरह था। बंगाल बहुत पीछे चला गया, लोगों को घुटन महसूस हो रही थी, लोगों ने बीजेपी पर भरोसा प्रकट किया, अब ये भरोसा पूरा होगा। उधर सायोनी घोष सांसद टीएमसी की हैं, उम्मीद है बंगाल के सीएम ने जो शपथ ली है उसका पालन करेंगे, जाति धर्म का भेदभाव नहीं करेंगे, दिल सच्चा ना होता दिखावा टिकता नहीं।
मुखौटा उतर जाता है। जबकि रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली बीजेपी की, गुरुवार लिख रही हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ का सोनार बांग्ला का सपना पूरा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में अब भय नहीं, विश्वास और विकास की राजनीति होगी। तो पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सियासत बहुत तेज है। बीजेपी कह रही है कि बंगाल में असली आजादी तो अब आई है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के नेता इसे लोकतंत्र से लूट करार दे रहे हैं और शुभेंदु पर अभी से भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। बंगाल में जो हुआ है उस पर नजर रखे हुआ कि 2022 में हम लोगों ने आरोप ये लगाया कि समाजवादी पार्टी के वोटरों के नाम डिलीट किए गए। जब लोग पहुंचे वोट डालने तो पता लगा उनका वोट ही नहीं है वहां पर। बेहतर तरीके से करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए, लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए। और आपने हाल ही में देखा है बंगाल में कि जिनके नाम हटा दिए उसकी वजह से कितने लोग वोट नहीं डाल पाए। वो आखिरकार किसका सॉफ्टवेयर था? 75 साल हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल की आजादी तो आज मिली है जब कमल का फूल खिला है, जब श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, जो डबल इंजन की सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। पश्चिम बंगाल को भी आगे बढ़ाने में और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान करेगी। पूरा विश्वास से बंगाल भरा है, देश भरा है। देखिए, बंगाल के अंदर लोकतंत्र चोरी हुआ है और बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय बलों को लगा करके और वोटर का जो वोट का अधिकार है उसको रोक करके और बाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आई कि केंद्रीय बलों द्वारा खुद वोट डलवाया गया। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल के अंदर में जो भारत सरकार का स्कीम ममता बनर्जी लागू नहीं किया था, हम तुरंत लागू करेंगे। इवन पश्चिम बंगाल का जो असेंबली है, असेंबली में हमारा ई विधान का जो स्कीम है वो लागू ही नहीं था। बंगाल को गाजा बना दिया जाए तो इसका मतलब ये कि आप बच्चों को मारेंगे, आप लोगों को मारेंगे, आप कत्लेआम करेंगे। किस तरीके के आप मुख्यमंत्री हैं? क्या कोई मुख्यमंत्री ये संभव है कि इस तरह का बयान दे कि मैं एक कम्युनिटी के लिए काम करूंगा? पश्चिम बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार और भय के साये में जो पश्चिम बंगाल आया था उससे मुक्ति पाई है। आज ये पश्चिम बंगाल की इस धरती पर इतिहास में नाम लिखा गया है। और देखिए, जब शुभेंदु सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो ममता बनर्जी क्या कर रही थी? वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी। ये तस्वीर है। लेकिन ममता ने अब तक मुख्यमंत्री वाला पेच फंसा रखा है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर चीफ मिनिस्टर ही लिखा रखा है। तो बीजेपी के नए मंत्री दिलीप घोष इसे सत्ता का नशा बता रहे हैं। नशा था ना, वो छूटा नहीं है। सरकार बदल गई, जनता ने मैंडेट दे दिया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री। अभी भी उसी आवेश में है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। कुछ लोगों का ऐसा ही होता है, काफी साल सत्ता में रहने से नशा नहीं कटता है। ममता बनर्जी ने शुभेंदु की शपथ के बाद सोशल मीडिया बायो बदल लिया है, लेकिन अभी भी उन्होंने वहां चीफ मिनिस्टर ही लिखा है। पहले भी ममता ने बायो में बंगाल का सीएम ही लिखा हुआ था। हालांकि अब बदलकर चीफ मिनिस्टर के साथ साथ 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा भी जोड़ दिया है। यानी वो खुद को 3 बार का मुख्यमंत्री लिख रही हैं। इससे पहले उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। आधिकारिक तौर पर राज्यपाल को इस्तीफा नहीं सौंपा है और नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता ने यह कदम संवैधानिक कम राजनीतिक वजह से ज्यादा उठाई है, क्योंकि टीएमसी ने चुनाव में पहली बार इतनी बड़ी हार झेली है, नाकामी झेली है, जिससे पार्टी में भगदड़, टूट और नेताओं के बीजेपी में जाने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ममता तुरंत इस्तीफा देती तो हार स्वीकारने जैसा संदेश जाता, लेकिन वो खुद को हार ना मानकर लड़ने वाली नेता बताना चाहती है, जिससे भविष्य की सियासत और विपक्ष में उनका कद बरकरार रहे या बना रहे। साथ ही कानूनी मोर्चे पर भी ममता को संभावना नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना टूटने पर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उद्धव के पक्ष में चीजें जा रही थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने बहुमत परीक्षण का सामना किए बगैर इस्तीफा दिया था, उससे उद्धव के सीएम पद बहाल करने का कानूनी आधार खत्म हो गया। ममता बनर्जी ऐसा नहीं होने देना चाहती।
क्योंकि वो नतीजों को चुनौती दे सकती हैं। एसआईआर और चुनाव धांधली का आरोप लगाकर संभावना बरकरार रखना चाहती हैं। हालांकि राज्यपाल विधानसभा भंग करके नए सीएम को शपथ दिला चुके हैं। उधर कोलकाता पुलिस ने ममता को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को फॉलो कर लिया। यह है पश्चिम बंगाल की राजनीति। जो पुलिस पहले उनकी थी, वो पुलिस अब सरकार बदलते ही बदल गए सब। अब सुनवाते हैं कि ममता बनर्जी के इस्तीफा ना देने वाली जिद के पीछे क्या मंशा थी। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देके अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाना चाहती है। जिस तरीके से उनकी पराजय हुई है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उसके चलते अब उनके राजनीतिक भविष्य पर भी संकट पैदा हो गया। वो इस्तीफा नहीं देके 3-4 दिन तक एक ड्रामा क्रिएट की और उन्हें लगा कि इससे वो अपने राजनीतिक वर्चस्व को बना के रखेंगे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो विधायी कामकाज में न्यायपालिका स्पष्ट तौर पे दखल नहीं दे सकती और खासकर चुनाव नतीजों को लेके। उद्धव ठाकरे का मामला बिल्कुल अलग था, क्योंकि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे का देने का कारण था बहुमत, और वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, जबकि ये मामला सीधे सीधे चुनाव में पराजय का है। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा ना दे। 1977 में खुद इंदिरा गांधी ने, जो इतनी ताकतवर नेता थी, उन्होंने हार के बाद चुपचाप जाकर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो ऐसी घटना भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि ममता बनर्जी ने ये कहते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया कि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। लेकिन उन्हें जनता का ये आदेश अपने सिर माथे लेना चाहिए था। इस कारण उनके खिलाफ ही जनता में एक माहौल और अलग बन रहा है। चलिए, तो बात हो गई पश्चिम बंगाल की। अब आगे बढ़ते हैं और अब खबर तमिलनाडु से। देखिए तमिलनाडु की खबर, क्योंकि तमिलनाडु में भी हलचल काफी है। तमिलनाडु में विजय सरकार पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। अब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक्टर विजय कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो शपथ ले सकते हैं कल ही। आज चौथी बार एक्टर विजय तमिलनाडु के राज्यपाल से मिले। इस बार 118 के मैजिक नंबर के साथ मिले और इसके बाद अब कल विजय बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और जो जरूरी विधायकों के वो सिग्नेचर वाले दस्तावेज उन्होंने राज्यपाल को सौंपा है। तो बहुमत का जुगाड़ होते ही विजय के समर्थक पूरे राज्य में जश्न मना रहे हैं। चेन्नई हजारों समर्थक 5 दिनों से इस पल का वहां इंतजार कर रहे थे। उसके बाद देखिए आतिशबाजी। देखिए वीसीके दफ्तर के बाहर हजारों समर्थक इकट्ठा हुए, जुटे। शाम तक वीसीके की तरफ से विजय के समर्थकों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। उसके बाद क्या नजारा था ये आपके सामने। चलिए, ढोल नगाड़े आतिशबाजी आपने सुन लिया। अब बारी थी मिठाई की। तो मिठाइयां भी बांटी गई समर्थकों की तरफ से। ये देखिए। और अब ये जो देख रहे हैं, इसी समर्थन पत्र के बाद विजय को बहुमत का आंकड़ा मिल गया और सरकार बनाने के वो करीब पहुंच गए। मैजिक नंबर। और इसके बाद आईयूएमएल ने विजय को समर्थन का ऐलान कर दिया। इससे विजय को 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया, क्योंकि आईयूएमएल के पास 2 विधायक हैं।
तो 118 प्लस 2 120। तमिलनाडु के थलापति के समर्थकों का इंतजार खत्म होने वाला है। एक 118 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में 5 दिनों का समय लग गया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद अब विजय का तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। शपथ की तारीख तय होने के बाद विजय पहले शपथ लेने से चूक गए थे, मगर अब अगर कोई खेल नहीं हुआ तो विजय कल सीएम पद की शपथ लेकर रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं काउंटिंग के 5 दिन बाद विजय मैजिक नंबर तक कैसे पहुंचे। नतीजों के 5 दिन बाद विजय सरकार पर से सस्पेंस खत्म। एक्टर विजय को आखिरकार जरूरी विधायकों का समर्थन हासिल हो गया। कांग्रेस और लेफ्ट के बाद वीसीके ने भी टीवीके को समर्थन दे दिया और इसके साथ ही विजय की पार्टी 116 से 18 तक पहुंच गई। आज वीसीके ने बैठक के बाद समर्थन का ऐलान किया। पार्टी ने कहा वो टीवीके को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वीसीके पहले समर्थन के बदले शर्त रख रही थी। वीसीके ने कहा कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ने सबसे पहले विजय को समर्थन का ऐलान किया था। इसके बाद लेफ्ट और वीसीके के साथ आईयूएमएल ने भी समर्थन दे दिया। देखिए तमिलनाडु विधानसभा में 234 है सीटें। बहुमत के लिए कितने 118 चाहिए होते हैं। टीवीके 107 है अपने विधायकों के साथ, क्योंकि विजय 2 जगह से लड़े थे तो 108 थी, तो 1 सीट हटा दीजिए, 107 बचे। कांग्रेस के 5 है, यानी कि 107 प्लस 5 112 हो गए। लेफ्ट के पास 4 हैं, यानी 112 प्लस 4 116 हो गए। वीसीके के पास 2 है, यानी 116 प्लस 2 118 हो गए। और अंत में आईयूएमएल ने जो सपोर्ट किया 118 प्लस 2 120 टोटल मैजिक नंबर से 2 सीटें ज्यादा। इस तरह से सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। टीवीके को समर्थन देने वाली पार्टियों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं, सुनिए। We have decided. हमने लेफ्ट पार्टियों की तरफ सरकार का समर्थन किया है। बिना किसी शर्त की हम समर्थन दे रहे हैं। सरकार में हम कोई मंत्रालय नहीं लेंगे। हम विजय को सरकार बनाने में समर्थन देते हैं। इसके बाद उनकी संख्या मैजिक नंबर 118 तक पहुंच गई है। We extended our support. सभी सहयोगी दलों ने विजय का समर्थन किया है। इसके बाद हमारी पार्टी भी विजय का समर्थन कर रही है। टीवीके की सरकार का हम समर्थन करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई जानकारी मिल रही है कि थलापति विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और कल सुबह 10 बजे ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। विजय ने आज शाम राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल के साथ विजय की मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक चली है और राज्यपाल ने विजय से 13 मई तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा है, यानी फ्लोर टेस्ट। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय और इनको बहुमत साबित करना होगा 13 तक। तो ये तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन, जब एक बड़ा एक्टर जननायक बन गया और कल ही वो शपथ लेने जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण आयोजित होगा। देखिए राज्य में 5 दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। एआईएडीएमके के विधायक पुडुचेरी के रिसोर्ट में थे, जो अब चेन्नई के लिए रवाना हुए। तो काफी हलचल थी तमिलनाडु में। किस तरह से सभी ने अपनी अपनी कोशिश की और करते हुए नजर आए। रिसोर्ट पॉलिटिक्स भी सब कुछ वो देखने को मिल रहा था, लेकिन अब अंत में तो अच्छी खबर विजय के लिए, उनकी पार्टी के लिए। देखिए आज शाम मैजिक नंबर मिलने के बाद विजय राज्यपाल से मिलने पहुंचे, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई। इसके कुछ देर बाद राज्यपाल ने विजय को मिलने के लिए बुलाया। ये तस्वीरें उसी की। हेलो सर। अब एक और दिलचस्प तस्वीर, क्योंकि विजय के मुख्यमंत्री बनना तय होते ही उनको समर्थन देने वाली कांग्रेस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तब कांग्रेस ने राहुल गांधी और विजय का एक एआई वीडियो जारी किया है, जिसमें दोनों को हीरो की तरह दिखाया गया। ये देखिए।
ये जो AI जनरेटेड वीडियो आप देख रहे हैं, जो हीरो कंट्री विजय की और राहुल गांधी की दिखाई जा रही है, वो तमिलनाडु कांग्रेस ने जारी की। लेकिन सरकार बनाने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा? 5 दिनों तक सपोर्टर्स क्यों वेट करते रहे, ये जरा समझ लीजिए। देखिए, चुनाव नतीजों में विजय की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनी। एक्टर विजय ने राज्यपाल से मिलकर दावा पेश किया। शपथ ग्रहण की तारीख भी कई बार तय हुई, लेकिन जादुई नंबर ना होने की वजह से शपथ टलती रही। कांग्रेस ने सबसे पहले विजय को समर्थन का ऐलान कर दिया। इसके बाद कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में भी तल्खी आई। इंडिया गठबंधन की पुरानी पार्टी डीएमके ने नाराजगी जताई। लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कांग्रेस से अलग बैठने की मांग की। नतीजों के बाद AIADMK के टूटने की भी खबर सामने आ गई। इसके बाद उनके 25 से अधिक विधायक पुडुचेरी के रिसोर्ट में जा ठहरे। आज सारे विधायक चेन्नई के लिए रवाना हुए। वहीं कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया था। VCK के समर्थन की अटकलें पिछले 5 दिनों से चल रही थीं। कल दिन में समर्थन की बात कही, लेकिन रात तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उधर विजय के समर्थकों का इंतजार लंबा होता जा रहा था। कई दिनों से वो विजय को शपथ के लिए बुलाने की मांग कर रहे थे। ये पूरी कहानी। और अब विजय के समर्थक क्या कह रहे हैं, उन्हें जरूर सुनना चाहिए। सुनिए जरा उत्साहित सपोर्टर्स। 120 आया, 120 का मतलब हम लोग मेजॉरिटी से आ गया। सो कल परसों में हमारा तलबदी CM हो जाएगा। वो लोग अच्छा से गवर्नमेंट रन करेगा, वो हम लोग को जानते हैं। हाँ, मालूम हो कुछ। मैं उधर से आई, इधर कतर से आई। मुदलवर भी CM भी हो गया। हम लोग बहुत खुशी होता है। बहुत हम लोग बहुत खुशी। आने के पहले मेरे दिल में बहुत उम्मीद था उन्होंने चाहिए करके। जमीन से उठना सीखा है वो व्यक्ति। जमीन से उठे हैं और ऊपर तक ऊंचाइयां देखी उन्होंने। तो वो जितनी भी छोटे छोटे कार्य हैं और जितने भी गरीबों के वो समस्या है वो हल करेंगे। वो मेरा भैया है। बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि सब लोग उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो वो डेफिनेटली सबको हेल्प करेगा, तमिलनाडु को चेंज करेगा। दुनिया पूरे देख रहे, उसके बड़ा आदमी है। उसको सिनेमा, तमिल सिनेमा है ना, पूरा हिंदी में अब सिनेमा नहीं है, अब राजनीति है, पॉलिटिक्स है, तो बहुत काम करना होगा। उसके लिए ये जीता हो गया। उसका सिनेमा पूरा इंडिया पूरा राउंड मारेगा तो ये जीतिया बने PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाएगा। चलिए, बात हो गई तमिलनाडु की, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पंजाब लिए चलते हैं, क्योंकि पंजाब में बड़ी हलचल है। पंजाब में मंत्री जी गिरफ्त में हैं। आइए डिटेल्स पहुंचाते हैं आपके सामने। देखिए, पंजाब में मान सरकार के मंत्री पर ईडी का एक्शन हुआ है। ईडी ने शिकंजा कस दिया है। 10 घंटे की पूछताछ के बाद पंजाब के मंत्री की गिरफ्तारी हो गई है। पंजाब सरकार के मंत्री हैं संजीव अरोड़ा, जिन्हें घर आज सुबह ईडी की टीम पहुंच गई उनके घर, और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हलचल उधर लुधियाना में संजीव अरोड़ा के घर पर छापेमारी हुई। उनसे 10 घंटे तक पूछताछ हुई है, और वो तस्वीरें देखी। पूरी हलचल उनके घर के बाहर। सर क्या इंफॉर्मेशन रही है सर? और इसके बाद संजीव अरोड़ा को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्त में ले लिया। ईडी की टीम उन्हें लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। आगे की पूछताछ दिल्ली में ही होगी। ये तस्वीरें देखिए। और दिल्ली के इस घर पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी कर दी है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। हलचल देखिए। अब जल्दी से आपको बता देते हैं कि किस मामले में ये एक्शन हुआ, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है। साथ ही छापेमारी पर अरविंद केजरीवाल ने कैसे सरकार को घेरा है। देखिए, पंजाब में मान सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्त में है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईसी ने अरोड़ा को गिरफ्तार किया, माफ करिएगा, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने। अब देखिए, सुबह ईडी की टीम ने अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी कर दी। चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम के 5 ठिकानों पर छापेमारी हुई, और इसके बाद करीब 10 घंटे तक अरोड़ा से पूछताछ हुई, और शाम 5 बजे के करीब
ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा नंबर की गाड़ियों ने उन्हें दिल्ली लाया और अरोड़ा से आगे की पूछताछ दिल्ली में ही होगी। पंजाब के मंत्री की आज की रात ईडी के लॉकअप में कटने वाली है। अपने फर्म के जरिए 157 करोड़ रुपए की फर्जी बिक्री का आरोप है इन पर। शेल कंपनियों के माध्यम से फर्जी एक्सपोर्ट करने का भी आरोप है इन पर। सरकारी खजाने को नुकसान और व्यक्तिगत लाभ कमाने का आरोप है इन पर। वो रियल एस्टेट और उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं। बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और मंत्री बन गए। यह है पूरी कहानी संजीव अरोड़ा की। लेकिन आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और मंत्री बने अरविंद केजरीवाल। उधर मोदी राज में एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्होंने ये कहा। अरविंद केजरीवाल की हम बात करें क्योंकि इसके बाद से पलटवार की भी बारी थी। ईडी को पार्टी तोड़ने में लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं किसी मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ने के लिए नहीं। और भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? भगवंत मान कह रहे हैं ईडी रेड का मकसद ब्लैक मनी पकड़ना नहीं है बल्कि बीजेपी ज्वाइन कराना है। उधर राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं, जो नवे अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है आम आदमी पार्टी को छोड़कर, तो राघव चड्ढा कह रहे हैं पंजाब को रंगला बनाने का सपना दिखाकर आम आदमी पार्टी ने कंगला बनाने का काम किया है। हमने पहले ही कहा था यह भ्रष्ट लोगों की पार्टी बन चुकी है। राघव चड्ढा। पंजाब में इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। मोदी राज आया है इस देश के अंदर, सीबीआई भ्रष्टाचार के रोकने के लिए काम नहीं करती और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने धमकाने और उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम करती है। जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, ईडी की पूरी दिल्ली की टीम, केंद्र की टीम सारी जो है वो पंजाब के अंदर आ गई है। आज पंजाब के अंदर इनके पास चुनाव लड़ने के लिए, खड़े करने के लिए नेता नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टियों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद कोई ब्लैक मनी या कोई और इलीगल डॉक्यूमेंट लभना नहीं होंदा। उनका मकसद होता है जिहदे घरे ईडी की रेड पई है उन्होंने ये कह दो कि बीजेपी ज्वाइन कर ला, सब कुछ माफ है। पंजाब को रंगला बनाने का सपना दिखाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के खजाने को कंगला बनाने का काम किया है। जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कई 100 करोड़ की राउंड ट्रिपिंग की गई है फंड्स की, वो तो यही दिखाता है कि ये एक बहुत बड़ा बिट्रेल है पंजाब के मैंडेट के साथ। और ये धक्का जो हुआ है ये पंजाबियत के साथ है जो आम आदमी पार्टी ने किया है। ये बात हो गई पंजाब की, आम आदमी पार्टी, उधर बीजेपी की। लेकिन अब बीजेपी की हम बात करेंगे क्योंकि बंगाल में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर अब उत्तर प्रदेश पर टिकी है। देखिए 2027 चुनाव को लेकर योगी का प्लान तैयार है। योगी ने राज्यपाल से मुलाकात की है आज। दरअसल कैबिनेट विस्तार को लेकर यह मुलाकात हुई है और यह काफी अहम मानी जा रही है। 2027 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। कई चेहरे मंत्री बनने की रेस में है। ऐसे में 6 चेहरे सामने बताए जा रहे हैं क्योंकि 6 सीटें खाली हैं कोटा। अभी 54 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में कुल और 6 सीटें अभी रिक्त हैं। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पूजा पाल और मनोज पांडे की योगी कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। तैयारी ऐसी चल रही है और ये पूरी जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि ये कंफर्म है। ये तो 3 नाम है, 3 और भी हैं। देखिए आपको बता देते हैं वो नाम जो मंत्री बनने की रेस में फिलहाल आगे बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी 54 मंत्री हैं। राज्य में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 6 मंत्रियों की जगह अभी खाली है। योगी के राज्यपाल से मुलाकात के बाद अटकलें काफी तेज हैं। सीएम योगी मंत्रिमंडल विस्तार करने वाले हैं। मंत्री की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी जाट समाज से आते हैं। पूजा पाल का भी नाम है। 2022 में समाजवादी पार्टी टिकट पर चाइल से विधायक बनी। मॉनसून सत्र में सीएम योगी की उन्होंने तारीफ की थी। अतीक अहमद पर कार्रवाई की, सराहना की थी। और तीसरा नाम मनोज पांडे का है। मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी टिकट पर 2022 का चुनाव उन्होंने जीता था। 2025 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था पार्टी से। मनोज पांडे अवध और पूर्वांचल में बड़े ब्राह्मण नेता माने जाते हैं। पांडे को मंत्री बनाने से ब्राह्मणों में अच्छा संदेश जाएगा। कृष्णा पासवान फतेहपुर की खागा सीट से ये विधायक है। कृष्णा पासवान को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अशोक कटारिया भी मंत्री बनने की रेस में चल रहे हैं। वो गुर्जर समुदाय से आते हैं। और आशीष सिंह आशु
आशीष सिंह आशु हरदोई के मलवा से विधायक हैं, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो ये एक कास्ट एक कैलकुलेशन। अब जरा समझिए कि अखिलेश ने कैबिनेट विस्तार पर भी तंज कसा है। अपने ही अंदाज में अखिलेश ने कटाक्ष किया है। ये देखिए, उन्होंने ट्वीट किया, क्या लिखा है पढ़ देते हैं फटाक से। देखिए लिखा है कि दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? सुना है यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री जी की शक्ति का कटाव झटाव हो रहा है। जिनका मंत्रिमंडल में है उससे भी तो कोई पूछ ले। हमारी मांग है कि यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। वैसे ये सवाल भी कुलबुला रहा है, अगल बगल की जोड़ी का कुछ हला भला होगा या फिर वो अगले बगले ही झांकते रह जाएंगे या सिर्फ रील बनाते। ये अखिलेश यादव ने कहा। ये तो बात हो गई पॉलिटिक्स की। अब आपको लिए चलते हैं जंग के मैदान में, जहां होर्मुज में एक भारतीय जहाज डूब गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए ये तस्वीर देख लीजिए। देखिए अब आपको और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं इस खबर से जोड़कर, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव तो चल ही रहा है, अभी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये ईरान जहाज की तस्वीर है जिस पर हमला हुआ और 12 लोगों के घायल होने की सूचना है अब तक। और वहीं दूसरी ओर ईरानी नेवी भी एक्शन में है, लेकिन इस एक्शन के बीच बाकी जहाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, होर्मुज में डूबा है गुजरात का जहाज। कैसे समझिए, होर्मुज में ईरान और अमेरिकी नेवी ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। इसी फायरिंग की चपेट में गुजरात का एक जहाज आ गया। फायरिंग के बाद जहाज में पानी भरने लगा और वो डूब गया। यह मालवाहक जहाज दुबई से कार्गो लेकर यमन जा रहा था। फायरिंग से जहाज को नुकसान पहुंचा और उसमें पानी भरने लगा। उस वक्त जहाज के इंजन रूम में मौजूद नाविक घायल हो गया। गंभीर घायल होने के बाद भारतीय नाविक की मौके पर ही मौत हो गई, ये ऐसी जानकारी आई। मृतक का नाम अल्ताफ तालाब है और वो गुजरात के रहने वाले थे। इस जहाज पर एक गनमैन समेत कुल 18 लोग सवार थे। बाकी 17 लोगों को रेस्क्यू करके दुबई पोर्ट पहुंचाया गया है। इसमें 5 लोग घायल हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि होर्मुज में स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO के आंकड़े के मुताबिक होर्मुज संकट की वजह से खाड़ी क्षेत्र में 1500 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी थी कि अब तक 11 भारतीय जहाज होर्मुज से बाहर निकल चुके हैं। वहीं 13 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में मौजूद हैं। ये पूरी डिटेल्स। इस बीच ईरान और अमेरिका ने कहा क्या है वो सुनिए। अगर आपने अमेरिकी नौसेना के जहाज पर गोलीबारी की तो हम क्या करेंगे? क्या हम कहें कि युद्ध विराम है, हम अपना ड्रोन ना गिराएं? ये एक मूर्खतापूर्ण सवाल है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, वे हम पर गोली चला रहे थे। मेरा काम था पलटवार करना। केवल मूर्ख देश ही गोलीबारी होने पर जवाबी एक्शन नहीं लेते, और अमेरिका मूर्ख देश नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में हमारा ध्यान उस बात पर केंद्रित है जो हमारे लिए, साथी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, और वह है थोपे गए युद्ध को समाप्त करना। हमारे प्रस्ताव में ये शर्त है कि थोपे गए युद्ध को सभी मोर्चों पर समाप्त किया जाना चाहिए। चलिए इसके साथ ही भारत की बात बताता हूं मैं। आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। उम्मीद करते हैं कि ये बुलेटिन आपको अच्छा लगा होगा। आप बने रहें, देखते रहें NDTV इंडिया। यहाँ खबरें लगातार जारी हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार, आभार।